दोस्तों नमस्कार, एग्जिम गो पर आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है लुधियाना के एक गैरेज से, जहां रमेश वर्मा पिछले 3 हफ्तों से अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। रमेश एक छोटे गारमेंट एक्सपोर्टर हैं। दुबई के एक होलसेलर ने उनसे 40 लाख रुपए का ऑर्डर दिया था। माल तैयार है, इनवॉइस भी कट चुकी है, लेकिन पेमेंट वो अभी भी अटकी है। रमेश की परेशानी सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे देश के हजारों एक्सपोर्टर्स आज इसी दर्द में हैं। तो आखिर हुआ क्या? चलिए समझते हैं, नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ और उन लोगों की आवाज़ों के साथ जो इस क्राइसिस को सबसे करीब से जी रहे हैं। पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को 4 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और इन 4 हफ्तों में भारत के वेस्ट एशिया को जाने वाले एक्सपोर्ट्स लगभग पूरी तरह ठप हो गए हैं। कितने बड़े हैं ये एक्सपोर्ट्स? फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने वेस्ट एशिया को कुल 65.54 अरब डॉलर का माल निर्यात किया। ये भारत के कुल निर्यात का लगभग 15 से 16% है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कहना है कि हमारी 16% एक्सपोर्ट्स वेस्ट एशिया जाते हैं, लेकिन 1 मार्च से ये एक्सपोर्ट्स प्रैक्टिकली जीरो हो गए हैं। न शिपमेंट हो रही है, न कोई एयर कार्गो आ रहा है। ये सुनकर जरा रुकिए, 65 अरब डॉलर का बाजार एक झटके में बंद। हॉर्मुज़, वो दरवाज़ा जो बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये वो संकरा जलमार्ग है जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में व्यापारिक माल इसी से गुजरता है। आज ये जलमार्ग इफेक्टिवली ब्लॉक्ड है। कोई शिपिंग लाइन वेस्ट एशिया के पोर्ट्स पर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। जेबल अली जैसे बड़े पोर्ट्स तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। और जो शिपमेंट्स दूसरे रास्ते से जा रही हैं, उनका क्या हाल है? जब हॉर्मुज़ बंद हुआ तो शिपिंग लाइंस ने केप ऑफ गुड होप का रास्ता लिया, यानी अफ्रीका का पूरा चक्कर। ये रास्ता लंबा है, महंगा है और समय बर्बाद करने वाला है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, इस रीराउटिंग की वजह से फ्रेट कॉस्ट में प्रति कंटेनर $2000 तक की बढ़ोतरी हो गई है। $2000 यानी करीब 1.7 लाख रुपए प्रति कंटेनर। एक छोटे एक्सपोर्टर के लिए ये रकम पूरे प्रॉफिट मार्जिन से भी ज्यादा हो सकती है। पेमेंट्स का संकट, लिक्विडिटी क्रंच। रमेश वर्मा की जो कहानी हमने शुरू में सुनी थी वो बिल्कुल सच है, बस नाम बदला है। गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स के एक बड़े एक्सपोर्टर का कहना है कि हमारी पेमेंट्स अटकी हुई हैं क्योंकि पैसा वेस्ट एशिया से नहीं आ रहा। वहाँ के इंपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमीज बुरी तरह प्रभावित हैं, इसलिए वो खरीदारी नहीं कर पा रहे और पेमेंट देने में असमर्थ हैं। हालात सच में बहुत खराब हैं। डॉलर बढ़ा है, रुपी कमजोर हुआ है। क्या इससे एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं हुआ? डॉलर ऊपर गया है, लेकिन 3-4% की ये बढ़त मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बढ़ोतरी और ऊंचे फ्रेट को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती। यानी जो थोड़ा फायदा करेंसी से मिलना चाहिए था, वो फ्रेट और कॉस्ट ने निगल लिया। लेदर और फुटवेयर, पेट्रोलियम की मार। अब एक और कहानी। चेन्नई के एक एक्सपोर्टर 18 साल से लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया उनके सबसे बड़े बाजार हैं। इस बार उनकी प्रॉब्लम अलग है, उनका माल जाने से पहले ही महंगा हो गया। असल में चेन्नई के लेदर एक्सपोर्टर ने बताया कि फुटवेयर बनाने के लिए रबर, पॉलीयूरेथेन, सिंथेटिक लाइनिंग्स जैसे पेट्रोलियम बेस्ड इनपुट्स चाहिए। इन सभी के दाम 20 से 30% बढ़ गए हैं, जिससे कुल प्रोडक्शन कॉस्ट में कम से कम 10% की बढ़ोतरी आई है। 10% प्रोडक्शन कॉस्ट, ऊपर से फ्रेट बढ़ा हुआ, ऊपर से पेमेंट्स अटकी हुई। ये तिहरी मार है। इंजीनियरिंग यूनिट्स, एलपीजी और पीएनजी का संकट। ये क्राइसिस सिर्फ ट्रेड की नहीं, प्रोडक्शन की भी है। एक बड़े एक्सपोर्टर ने यह भी बताया कि इंजीनियरिंग यूनिट्स को अपने फर्नेसेस चलाने के लिए एलपीजी और पीएनजी की जरूरत होती है, लेकिन इनकी सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस कारण मैन्युफैक्चरिंग पर सीधा असर पड़ा है। जब रॉ मटेरियल नहीं, जब एनर्जी नहीं, तो माल बनेगा कैसे? और माल बना भी तो जाएगा कहाँ? टेक्सटाइल्स और एमएसएमईज सबसे कमजोर कड़ी। कन्फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहना है कि वेस्ट एशिया में जो उथल पुथल जारी है और उसका रॉ मटेरियल सप्लाईज, सप्लाई चेन्स और इंडस्ट्रियल एनर्जी पर जो असर पड़ रहा है, वो एमएसएमई डोमिनेटेड टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर के लिए बेहद चिंताजनक है। सरकार ने कुछ रिलीफ मेजर्स जरूर अनाउंस किए हैं, जिनसे थोड़ा कम्फर्ट मिला है, लेकिन असली उम्मीद तो वेस्ट एशिया में जल्द नॉर्मलसी लौटने से है। और अब वापस आते हैं रमेश वर्मा के उस गैरेज में। रमेश के पास बैंक का ईएमआई नोटिस आ चुका है, सप्लायर को एडवांस देना है, वर्कर्स की सैलरी बाकी है और पेमेंट अभी भी वेस्ट एशिया में अटकी है।
रमेश की कहानी काल्पनिक है, लेकिन उनकी तकलीफ बिल्कुल असली है। लाखों एमएसएमई एक्सपोर्टर्स इसी दर्द में हैं। तो आगे क्या? दोस्तों, ये क्राइसिस एक लेसन भी है। जब किसी एक रीजन पर निर्भरता इतनी ज्यादा हो, 16% एक्सपोर्ट सिर्फ वेस्ट एशिया को, तो एक क्राइसिस पूरे बिजनेस को हिला सकती है। इसीलिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ईसीजीसी का एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जरूरी है। प्री शिपमेंट फाइनेंस और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की सही समझ जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे संकट में अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे प्रोटेक्ट करें, ईसीजीसी कवर कैसे काम करता है, पेमेंट रिस्क कैसे मैनेज होता है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्जिम गो पर हम आपके काम की जानकारी लाते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें। एक्जिम गो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन एक्सपोर्टर्स के साथ जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस से परेशान हैं।